पेदी यह सिर्फ स्पोर्ट्स स्टोरी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने नाम देने से भी इनकार कर दिया था। कहानी शुरू होती है ओलंपिक की चर्चा से, जहां बताया जाता है कि भारत की तरफ से सिर्फ 2 मेडल आए हैं। इसी बात से खेल मंत्री बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो देश के सभी कोच को बुलाता है और सबको बुरी तरह डांटता है। मंत्री का कहना था कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर सिर्फ 2 मेडल आ रहे हैं, तो यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। सरकार हर साल खेलों पर इतना पैसा खर्चा करती है, लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ खास नहीं आता। तभी एक कोच विश्वास बोलता है कि हमारे देश के लड़के ग्राउंड में जाने के बजाय मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, तो फिर अच्छे खिलाड़ी कहाँ से निकलेंगे? लेकिन मंत्री साफ बोल देता है कि अगर इस बार भारत को अच्छे खिलाड़ी नहीं मिले, तो वह स्पोर्ट्स पर खर्च होने वाला पैसा किसी दूसरे विभाग में लगा देगा। मतलब खेलों के लिए जो सपोर्ट मिलता है, वह भी बंद हो सकता है। अब विश्वास ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो देश के अलग अलग कोने से असली टैलेंट ढूंढ कर लाएगा। इसी सिलसिला में विश्वास एक स्पोर्ट एकेडमी पहुंचता है, जहां अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन चल रहा होता है। विश्वास हर खिलाड़ी से एक ही सवाल पूछता है कि उसका फेवरेट प्लेयर कौन है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, पेदी। विश्वास को समझ नहीं आता कि चाहे खेल कोई भी हो, सब इस पेदी का ही नाम क्यों ले रही है। तभी वह वहां के एक कर्मचारी से पूछता है कि आखिर यह पेदी कौन है। कर्मचारी बताता है कि पेदी मजबूरी में खिलाड़ी बना था, लेकिन चाहे क्रिकेट हो, कुश्ती हो या कोई और खेल, वो हर चीज में माहिर था। लोग उसे खेल का भगवान मानते थे। यह सुनकर विश्वास की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो पेदी से मिलने की जिद करता है, लेकिन दिक्कत यह थी कि पेदी जहां रहता था, वहां तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता था। फिर भी विश्वास तैयार हो जाता है और कर्मचारी के साथ पेदी से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में कर्मचारी पेदी की कहानी सुनाना शुरू करता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं विजयनगर शहर, जहां राम नाम का एक आदमी रहता था। राम को क्रिकेट से बहुत प्यार था और वह अपनी टीम का कैप्टन भी था। उस समय वहां क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले पेदी की बोली लगाई जाती थी। मतलब अब पेदी किस टीम की तरफ से खेलेगा, ये पैसे देकर डिसाइड होता था। राम किसी भी हालत में पेदी को अपनी टीम में लेना चाहता था, इसलिए वह 601 रुपये देकर पेदी को खरीद लेता है। अब मैच शुरू होता है। पहले राम की टीम में फील्डिंग करती है और सामने वाली टीम 125 रन बना देती है। इसके बाद राम की टीम बैटिंग के लिए आती है, लेकिन ओनोजिट टीम में एक ऐसा बॉलर था जो नॉर्मल बॉलिंग नहीं कर रहा था, बल्कि राम के खिलाड़ियों को घायल कर रखा था। किसी के पेट पर बॉल मारता, किसी के चेहरे पर, और धीरे धीरे राम के टीम के खिलाड़ी डरने लगते हैं। राम की टीम हारने की हालत में आ चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, पेदी अभी तक मैदान में पहुंचा ही नहीं था। उधर पेदी गुड की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। जैसे ही उसे मैच की याद आती है, वह काम छोड़कर सीधे ग्राउंड पर पहुंचता है। पेदी को देखते ही पूरा मैदान खुश हो जाता है, क्योंकि सबको पता था कि अब मैच पलट सकता है। पेदी बैटिंग करने आता है और ओनोजिट टीम के डेंजरस बॉलर की जमकर धुलाई करता है। आखिर में सिर्फ 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए होते हैं। राम चाहता था कि पेदी सिर्फ सिंगल ले, ताकि विनिंग शॉट वो खुद मार सके। लेकिन पेदी उसकी बात नहीं मानता और खुद ही शॉट मारकर मैच जीता देता है। मैच जीतते ही पेदी का नाम फिर से गूंजने लगता है। लेकिन जीत के बाद भी पेदियन कोई हीरो वाली एंट्री नहीं मारता। वो चुपचाप फिर से अपनी मजदूरी करने चला जाता है। कर्मचारी विश्वास को बताता है कि उस समय पेदी और उसके लोगों को पहाड़ी दिहाड़ी कहा जाता था। इनके गांव का कोई नाम तक नहीं था। ये लोग गांव से दूर शहर में मजदूरी करने जाते थे, लेकिन वहां भी इनके साथ बहुत भेदभाव होता था। विजयनगर के मजदूरों को एक आदमी का 20 रुपये मिलता था, लेकिन पहाड़ी मजदूरों को 2 आदमी का मिलाकर 20 रुपये दिया जाता था। यानी एक आदमी को सिर्फ 10 रुपये काम भी इनसे ज्यादा कराया जाता था, और ऊपर से सोने के लिए भी इन्हें 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। मजदूरी खत्म होने के बाद असली मुश्किल शुरू होती थी। इनके गांव तक जाने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था। इन्हें पहाड़ चढ़कर घर लौटना पड़ता था, और इस सफर में 3 से 4 दिन लग जाते थे। हालांकि उस पहाड़ी के पास ट्रेन गुजरती थी, लेकिन ट्रेन वहां रुकती नहीं थी। गांव वालों में सूरी नाम का एक आदमी था, जो हमेशा लाल झंडी लेकर ट्रेन रोकने की कोशिश करता था, लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुकती।
सूर्य अपनी मजदूरी के पैसों में से 10 रुपए बचाकर रेलवे विभाग को खत लिखता रहता था ताकि उनके गांव के पास ट्रेन रुकने लगे। अगर ट्रेन रुक जाती तो जो सफर 3 से 4 दिन में होता था वह सिर्फ एक ही घंटे में पूरा हो सकता था। लेकिन कोई उनके सुनने वाला नहीं था। इसके बाद गांव वाले अपने घर पहुंचते हैं और अपने परिवार से मिलते हैं। पिद्दी भी अपनी मां के पास आता है और हमेशा की तरह उनसे शादी करवाने की जिद करता है। इसी बीच कहानी में आती है अच्छी अम्मा। एक रात अच्छी अम्मा अपने ही गन्ने की खेत में आग लगा देती है। दरअसल उसका पापा कई सालों से इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन हर बार हार जाता था। सामने भास्कर राव था, जो राम का मामा था, और वही हर बार चुनाव जीतता था। अच्छी अम्मा चाहती थी कि इस बार उसके पापा जीते, इसलिए वह अपने ही खेतों में आग लगाकर 18 गांव की सिंपत्ति लेना चाहती थी, ताकि लोग भावुक होकर उसके पापा को वोट दे। इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान पेदी पहली बार अच्छी अम्मा को देखता है और देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। अब पेदी हर समय उसी के बारे में सोचने लगता है। इलेक्शन नजदीक था और अच्छी अम्मा जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। रात में वो गांव में शराब और महिलाओं को साड़ियां बांट रही होती है। पेद्दी भी वहां मौजूद होता है। मौका देखकर वह अच्छी अम्मा से मिलने चला जाता है। अच्छी अम्मा एक घर में अकेली होती है और पेदी भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। लेकिन तभी डर के मारे पेदी के दोस्त बाहर से लाइट बंद कर देती है। घर में अंधेरा हो जाता है। अच्छी अम्मा डर जाती है और इसी धक्का मुक्की में पेदी अच्छी अम्मा को किस कर देता है। अच्छी अम्मा बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो पेदी का चेहरा देख नहीं पाती। उसका नौकर बोलता है कि अगर यह बात बाहर गई तो बहुत बदनामी होगी, इसलिए इलेक्शन तक इस बात को छिपा कर रखना होगा। उधर पेदी अब पूरी तरह अच्छी अम्मा के प्यार में पागल हो चुका था। कुछ दिन बाद गांव में इलेक्शन कैंपेन के लिए स्टेज लगाया जाता है। अच्छी अम्मा वहां भाषण देती है और लोगों से कहती है कि इस बार उसके पापा को जरूर जिताएं। राम भी वहां मौजूद होता है और उसे अच्छी अम्मा की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। राम चाहता था कि अच्छी अम्मा की सबके सामने बेइज्जती हो। तभी राम का छोटा भाई स्टेज पर चढ़कर अच्छी अम्मा का कपड़ा खींच देता है। अच्छी अम्मा का इज्जत तो जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी पेदी टेंट की रस्सी खोल देता है। पूरा टेंट नीचे गिर जाता है और अच्छी अम्मा बच जाती है। लेकिन राम की टीम में एक फोटोग्राफर था, जिसने अच्छी अम्मा की फोटो खींच ली थी। उसका प्लान था कि वह अगली सुबह उस फोटो को प्रिंट कराकर पूरे गांव में लगा दे, ताकि अच्छी अम्मा की बदनामी हो। ये बात पेद्दी को पता चल जाती है। वह तुरंत उन लोगों के पास जाता है और राम के भाई और फोटोग्राफर की खूब पिटाई करता है। पेदी ने अपना चेहरा छिपा रखा था, लेकिन लड़ाई के बीच आग की रोशनी में उसका चेहरा दिख जाता है। राम का भाई उसे पहचान लेता है और बोलता है कि एक पहाड़ी दहाड़ी होकर उसने उस पर हाथ उठाया, लेकिन पेदी रुकता नहीं। वो राम के भाई की भी ऐसी हालत करता है कि उसका कपड़ा उतार कर उसे पेड़ पर टांग देता है। जब राम को यह बात पता चलती है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। अब राम पेदी से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ कहानी में कुश्ती का ट्रैक शुरू होता है। एक कंपटीशन में हिंद केसरी नाम के बड़े पहलवान की एंट्री होती है। उसकी तरफ से भद्रा नाम का पहलवान लड़ता है, जो बहुत ताकतवर था। लेकिन भद्रा के लिए खेल से ज्यादा जीत मायने रखती थी। वो किसी भी तरीके से जीतना चाहता था। भद्रा नियम तोड़कर पेडियप्पा के पहलवान को हरा देता है। हिंद केसरी उसे समझाता है कि जीत से ज्यादा जरूरी है खेल को जिंदा रखना। खेल को ईमानदारी से खेला जाता है। लेकिन भद्रा पर इसका कोई असर नहीं होता। उसका साफ कहना था कि उसे सिर्फ जीत से मतलब है। इसके बाद गांव में फिर रात का क्रिकेट कंपटीशन होता है। इस बार भी दोनों टीम के कैप्टन पेदी को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं। पेदी को लगता है कि इस बार उसकी बोली और ज्यादा लगेगी, लेकिन राम ने अपने भाई का बदला लेने के लिए पहले से साजिश बना ली थी। उसने अपने ओनोजिट कैप्टन प्रताप से हाथ मिला लिया था। राम उसे बोलता है कि एक दिहाड़ी मजदूर ने उसके भाई की बेइज्जती की है, इसीलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। इसी वजह से प्रताप पेदी की बोली सिर्फ 1 रुपये से शुरू करता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जहां पे की बोली 100 रुपये से शुरू होती थी, वहां आज 1 रुपये से क्यों?
राम इस बार बोली ही नहीं लगाता और पेदी सिर्फ 1 रुपये में बिक जाता है। ये पेदी के लिए बहुत इंसल्ट की बात थी, लेकिन फिर भी वो मैच खेलने उतरता है क्योंकि उसके गांव वालों ने उसकी टीम पर अपनी पूरी दहाड़ी लगा दी थी। मैच शुरू होता है लेकिन पेदी की अपनी ही टीम उसके खिलाफ होती है। जब बैटिंग आती है तो कैप्टन जानबूझकर पेदी को खेलने नहीं भेजता। टीम हारने की हालत में पहुंच जाती है। आखिर में लास्ट विकेट बचती है। तब पेदी मैदान में आता है। पेदी जबरदस्त बैटिंग करता है। बीच में उसे रन आउट कराने की कोशिश भी होती है, लेकिन वह बच जाता है। उसे हर हालत में मैच जितना था, क्योंकि उसके गांव वालों का पैसा दांव पर लगा था। आखिर में 2 बॉल्स पर 8 रन चाहिए होते हैं। पेदी पहली ही बॉल पर 6 मार देता है, लेकिन दूसरी बॉल से पहले नॉन स्ट्राइकर प्लेयर जानबूझकर आउट हो जाता है। इस वजह से पेदी मैच हार जाता है। गांव वालों की पूरी दहाड़ी डूब जाती है, लेकिन उन्हें भी यह समझ आ जाता है कि पेदी ने जीतने की पूरी कोशिश की थी। इसलिए हार के बाद भी गांव वाले पेदी के नारे लगाने लगते हैं। इसी मैच को हिंद केसरी भी देख रहा था। वो पेदी का टैलेंट को पहचान लेता है। मैच खत्म होने के बाद हिंद केसरी पेदी से कहता है कि अब उसे दहाड़ी नहीं करनी, बल्कि खिलाड़ी बनना है। लेकिन इसके बाद गांव में एक बड़ा हादसा हो जाता है। गांव वाले हमेशा की तरह शहर मजदूरी करने जा रहे थे। उनमें से एक आदमी अपने छोटे बेटे को भी साथ ले जा रहा था। जब सब लोग पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक तेज आंधी तूफान आ जाती है। पहाड़ टूटकर गिरने लगता है और उस हादसे में कई लोग मारे जाते हैं। उस आदमी का बेटा भी मर जाता है। गांव वाले टूट जाते हैं। सबको यही लगता है कि अगर उनके गांव के पास ट्रेन रुकती तो उन्हें इस खतरनाक पहाड़ी रास्ते से जाना ही नहीं पड़ता। ये बात सूरी को अंदर तक हिला देती है। वो गुस्से में एमएलए से मिलने शहर जाता है। सूरी उसे बताता है कि उनके गांव में करीब 1800 लोग रहते हैं, लेकिन उनके गांव का नाम तक नहीं है। इसी वजह से वहां ट्रेन नहीं रुकती। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो वह उसे हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते, सीधा शमशान ले जाना पड़ता है। सूर्य अपनी पूरी मजबूरी बताता है, लेकिन एमएलए उसकी बात सुनने के बजाय उसे बेइज्जत करता है और उसके आदमी सूरी को नंगा करके मारते हैं। सूरी अंदर से टूट चुका था। गांव लौटने के बाद सूरी फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो ट्रेन को रोक कर रहेगा। इस बार सूरीलाल झंडे लेकर सीधे पटरी पर खड़ा हो जाता है। ट्रेन का लोको पायलट उसे बार बार हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन सूरी नहीं हटता। पेद्दी यह देखता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सूरी नहीं बच पाता। मरते वक्त सूरी पेदी से कहता है कि ऐसे मरना गलत नहीं है, बल्कि जिस तरह वो लोग बिना पहचान के जी रहे हैं वो गलत है। उन्हें अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। सूरी की मौत पेदी को अंदर से बदल देती है। गुस्से में पेदी गांव वालों के साथ मिलकर ट्रेन की पटरी उखाड़ देता है और उसे जला देता है। पुलिस आती है, उन्हें पकड़ती है और बहुत मारती है। पेदी बस इतना रिक्वेस्ट करता है कि सूरी की बॉडी उन्हें दे दी जाए, लेकिन पुलिस वाला उनसे पहचान मांगता है। वो सूरी की बॉडी को लावारिस बताता है और कहता है कि अगर तुम लोगों के पास आईडी कार्ड है तो दिखाओ। लेकिन गांव वालों के पास कुछ नहीं था, क्योंकि उनके गांव के कोई ऑफिशियल पहचान ही नहीं थी। ये बात पेदी को और ज्यादा तोड़ देती है। अब उसे सिर्फ अपने गांव का नाम और पहचान चाहिए थी। इसी आग के साथ पेदी हिंद केसरी के अखाड़े में पहुंचता है। वहां के पहलवान उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेदी पीछे नहीं हटता। वो हिंद केसरी से कहता है कि अब उसे दिहाड़ी नहीं चाहिए, उसे अपने गांव की पहचान चाहिए, उसे कुश्ती खेलनी है। पेदी पूरी ताकत से हिंद केसरी के पहलवानों का सामना करता है। हिंद केसरी समझ जाता है कि पेदी सच में कुश्ती सीखने आया है, लेकिन वो उसे समझाता है कि यह क्रिकेट नहीं है, जहां बल्ला घुमाया और शॉट मार दिया। कुश्ती में जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरना पड़ता है। अगले दिन से पेदी की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन हिंद केसरी उसे अखाड़े में उतरने के बजाय बोरी उठवाता है और दूसरी भारी काम करवाता है। पेदी को लगता है कि उसे फिर से मजदूरी कराई जा रही है। उधर जब पेदी के गांव वाले शहर काम करने जाते हैं, तो फैक्ट्री ओनर उन्हें भगा देता है। वो सांप बोलता है कि जब तक पेदी वापस नहीं आएगा तब तक किसी को काम नहीं मिलेगा। गांव वाले पेदी को वापस लेने अखाड़े पहुंचते हैं। वो उसे कहते हैं कि उनके साथ चले, लेकिन पेदी मना कर देता है। गांव वाले उसे स्वार्थी बोलते हैं। पेदी को यह बात बहुत बुरी लगती है, पर फिर भी वह अखाड़ा नहीं छोड़ता। एक दिन गुस्से में प्रदीप हिंद केसरी पर भड़क जाता है। वो बोलता है कि वह कुश्ती सीखने आया है,
लेकिन उससे मजदूरी कराई जा रही है। तभी हिंद केसरी उसे बताता है कि जिस दिन से वह आया है उसकी ट्रेनिंग उसी दिन से शुरू हो चुकी है। पानी उठाना, पानी भरना, भारी काम करना, यह सब कुश्ती के अलग अलग दांव और ताकत बनाने का हिस्सा था। पेद्दी को अब बात समझ आती है। इसके बाद वह पूरी लगन से ट्रेनिंग करता है। धीरे धीरे पेदी बाकी पहलवानों से आगे निकलने लगता है, यहां तक कि वह भद्रा को भी टक्कर देने लायक बन जाता है। उसी बीच उसकी माँ उसे वापस घर ले जाने आती है, लेकिन पेदी नहीं जाता। अच्छी अम्मा भी एक रात उसे मिलने आती है। वो उस रात के लिए पेदी का शुक्रिया करने आई थी, जब उसने स्टेज पर उसकी इज्जत बचाई थी। बातों बातों में अच्छी अम्मा को यह भी पता चल जाता है कि उस रात अंधेरे में उसके घर में घुसने वाला और उसे किस करने वाला पेदी ही था। अजीमा पहले गुस्सा होती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि पेदी सच में उससे प्यार करता है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके बाद कुश्ती का कंपटीशन आता है। हिंद केसरी भद्रा की जगह पेदी को मैदान में उतरने का फैसला करता है। ये सुनकर पेडियप्पा पेदी का मजाक उड़ाता है। वो बोलता है कि एक अछूत के साथ लड़ना उसके पहलवान की शान के खिलाफ है। ये बात पेडी को चुप जाती है। वो गुस्से में बोलता है कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो एक साथ 2 पहलवान भेज दो। पेडियप्पा ये मौका नहीं छोड़ता, पर अपने 2 पहलवान अखाड़े में उतार देता है। लेकिन पेदी दोनों से बहादुरी से लड़ता है और दोनों को हरा देता है। पूरे इलाके में पेदी का नाम गूंजने लगता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हिंद केसरी ने भद्रा की जगह पेद्दी को भेजा था, तो खेल संघ के लोग इस बात पर नाराज होते हैं। उनका कहना था कि अगर भद्रा जीतता तो वह आगे नेशनल खेल सकता था, लेकिन पेदी की तो कोई पहचान ही नहीं है, फिर वो नेशनल कैसे खेलेगा। अब पेदी के सामने शर्त रखी जाती है कि अगर उसे आगे खेलना है तो उसे विजयनगर के निवासी बनना पड़ेगा। यह पेदी के लिए बहुत बड़ा और दर्दनाक मोमेंट था। वो अपने गांव की पहचान के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब खेलने के लिए उसे किसी दूसरे गांव का बनना पड़ रहा था। फिर भी वह बिना ज्यादा सोचे विजयनगर का निवासी बन जाता है। यह देखकर उसके गांव वाले उससे और नाराज हो जाते हैं। वो उसे फिर से स्वार्थी समझने लगती है। अब हिंद केसरी पेदी को पॉपुलर करने के लिए एक चाल चलता है। वो पूरे देश में ऐलान करवाता है कि जो भी पहलवान पेद्दी को हराएगा, उसे वह अपना जीता हुआ कड़ा दे देगा। इस कड़े की भी अपनी कहानी थी। कई साल पहले रणधीर नाम का एक पहलवान था, जिसकी फैमिली में एक खास कड़ा था। वो कड़ा उसी पहलवान को मिलता था जो कुश्ती में जीतता था। रणधीर ने भी वह कड़ा जीतकर हासिल किया था। लेकिन एक दिन हिंद केसरी और रणधीर की कुश्ती हुई, जिसमें हिंद केसरी ने रणधीर को हरा दिया। हारने के बाद रणधीर ने खुद वो कड़ा हिंद केसरी को दे दिया था। तब से रणधीर हिंद केसरी से बदला लेना चाहता था। जब रणधीर को पता चलता है कि हिंद केसरी ने ऐलान किया है कि जो भी उसके पहलवान पेदी को हराएगा उसे कड़ा मिलेगा, तो रणधीर खुश हो जाता है। वो पेदी का नाम नेशनल कुश्ती में डलवा देता है, ताकि उसके पहलवान पेदी को हराकर पूरे देश के सामने हिंद केसरी की बेइज्जती कर सके। कंपटीशन शुरू होता है। पेदी एक एक करके सभी पहलवानों को हराने लगता है। उसका खेल देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन भद्रा यह सब सहन नहीं कर पाता। उसे पेद्दी से जलन होने लगती है। एक दिन वह पेद्दी के पास आता है और सांप बोलता है कि पेदी बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए उसे जलन हो रही है। इसके बाद भद्रा पेदी के पैर पर चोट मारकर भाग जाता है। पेदी घायल हो जाता है। भद्रा जाकर रणधीर को भी बता देता है कि पेदी के पैर में चोट लगी है। अगर मैच में उसी पैर पर बार बार वार किया गया तो पेदी हार सकता है। सेमीफाइनल में पेदी का मुकाबला रणधीर का पहलवान से होता है। वह पहलवान बार बार पेदी के घायल पैर पर अटैक करता है। पेदी दर्द से टूटने लगता है। उसका पैर ठीक से जमीन पर टिक भी नहीं पा रहा था। एक राउंड वो हार भी जाता है, लेकिन आखिर में पेदी उसी घायल पैर पर खड़ा होता है, पूरी ताकत लगाता है और सामने वाले पहलवान को उठाकर पटक देता है और मैच जीत जाता है। लेकिन जीत के तुरंत बाद पेदी वहीं बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब पेदी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। डॉक्टर साहब बोल देता है कि वह फाइनल खेल नहीं सकता। पेदी गिड़गिड़ाता है। वो बोलता है कि वो ठीक है, उसे बस एक मौका चाहिए। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि फाइनल हुए 3 दिन बीत चुके हैं। वो पिछले 3 दिन से बेहोश पड़ा था।
यह सुनकर पेदी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी मेहनत जैसे एक ही पल में खत्म हो जाती है। जब पेदी विजयनगर वापस आता है तो उसके गांव वाले उसे घर चलने को कहते हैं, लेकिन पेदी कसम खा लेता है कि वह अपने गांव ट्रेन से ही वापस जाएगा। अब पेदी दिल्ली जाता है। वहां वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता है ताकि किसी तरह रेल मिनिस्टर से मिल सके। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। एक दिन देखता है कि रेल मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है। पेदी अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी रोक देता है। मिनिस्टर उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है। पेदी उन्हें अपने गांव की सारी प्रॉब्लम बताता है। वो बताता है कि उनके गांव का नाम नहीं है, रास्ता नहीं है, ट्रेन नहीं रुकती। वो अपने खेल के बारे में भी बताता है। वो बोलता है कि उसने नेशनल खेला था। वो हारा नहीं था। उसे चोट की वजह से खेलने नहीं दिया गया था। लेकिन मिनिस्टर उसकी बात नहीं मानता। वो बोलता है कि पहचान पाने के लिए जीतना जरूरी होता है। फिर वह पैदी को वहां से भगा देता है। तभी पेदी को समझ आता है कि उसके सेमीफाइनल वाली जीत का कोई मतलब ही नहीं था। उसे कोई जानता ही नहीं था। दिल्ली से लौटते वक्त पेदी ट्रेन में बैठा सोचता रहता है कि अब क्या किया जाए। उसके पास एक पैर था, लेकिन वह पैर अब उसके खेल के काम का नहीं था। वो नॉर्मल खेलों में वापस नहीं जा सकता था। तभी पेदी एक बहुत बड़ा और दर्दनाक फैसला लेता है। वो चलती ट्रेन से अपना घायल पैर बाहर निकाल देता है ताकि उसका पैर कट जाए। पेदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब वो पैरा गेम्स में हिस्सा लेना चाहता था। उसे किसी भी कीमत पर जीतना था ताकि उसके गांव को पहचान मिल सके। इसके बाद पेदी दौड़ को चुनता है। वह एक पैर के सहारे ट्रेनिंग करता है, दिन रात मेहनत करता है और धीरे धीरे वह पैरा ओलंपिक्स के फाइनल तक पहुंच जाता है। अब 400 मीटर रेस का फाइनल था। पैद्दी के गांव वाले उसका गेम देखने में विजयनगर आते हैं क्योंकि राम के घर में टीवी था। पहले जो लोग पैद्दी के खिलाफ थे, वही अब उसका गेम देखने के लिए इकट्ठा होती है। राम भी उन्हें मैच दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर अच्छी अम्मा भी पेदी के इंतजार में जी रही थीं। उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उसने खुद पेदी के नाम का मंगलसूत्र पहन लिया था। रेस शुरू होती है। पेदी बहुत तेज भागता है, लेकिन फिर वह गिर जाता है। उसे सूर्य की मौत याद आने लगती है। पटरी पर खड़ा सूर्य, लाल झंडी, ट्रेन की आवाज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। बाकी खिलाड़ी उससे बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन तभी पेदी को अपने गांव वाले याद आते हैं। उसे याद आता है कि वो सिर्फ मेडल जीतने नहीं दौड़ रहा, वो अपने गांव के नाम के लिए दौड़ रहा है, अपने लोगों की पहचान के लिए दौड़ रहा है, उस ट्रेन के लिए दौड़ रहा है जो सालों से उनके गांव के सामने से गुजर रही थी, लेकिन कभी रुकती नहीं थी। पेदी फिर से खड़ा होता है और इस बार पूरी जान लगाकर दौड़ता है। धीरे धीरे वह सबको पीछे छोड़ता है और आखिर में रेस जीत जाता है। गांव वाले खुशी से रोने लगते हैं। अचियामा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पेदी ने सिर्फ रेस नहीं जीती थी, उसने अपने लोगों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा दी थी। लेकिन जब मेडल लेने की बारी आती है तो पिद्दी मेडल लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि वह इंडियन नहीं है। अगर वह इंडियन होता तो उसके गांव का नाम होता, उसके गांव जाने का रास्ता होता, वहां ट्रेन रुकती, उनके लोगों के पास पहचान होती, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर वो कैसे इंडियन हुआ? पेदी बोलता है कि वो वहां खेल जीतने नहीं आया था, वो पहाड़ी से निकलकर अपनी पहचान बनाने आया था। उसे सिर्फ अपने गांव की पहचान चाहिए। पेदी की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान इमोशनल हो जाता है। इसके बाद पहली बार ट्रेन पेदी के गांव में रुकती है। पेदी ट्रेन से ही अपने गांव लौटता है। पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा होता है। जिन लोगों ने कभी उसे स्वार्थी कहा था, जिन लोगों ने उसे नाराजगी रखी थी, वह भी आज उसे प्यार और सम्मान से देख रहे थे। पेदी की वजह से उसके गांव में स्टेशन बनता है और पेदी उस स्टेशन का नाम सूरी के नाम पर रखता है, क्योंकि यह लड़ाई सूरी ने शुरू की थी और पेदी ने उसे पूरा किया। स्टेशन बनने के बाद गांव के बच्चे शहर पढ़ने जाने लगते हैं। गांव वालों के आईडी कार्ड बनते हैं। जिस गांव का नाम तक नहीं था, अब उसकी पहचान बन चुकी थी। पेदी ने अकेले अपने गांव को नाम दिया, अपने लोगों को पहचान दी और उन्हें यह एहसास कराया कि अगर इंसान ठान ले तो उसकी आवाज पहाड़ों से भी ऊंची जा सकती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है।
विश्वास पेदी की पूरी कहानी सुनकर इमोशनल हो चुका था। उसे समझ आ जाता है कि असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो सिर्फ मेडल के लिए खेलता है। असली खिलाड़ी वो होता है जो अपने खेल को मकसद बना ले। पेदी ने खेल को सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेला, उसने खेल को अपने पहचान की लड़ाई बना दिया। और यही वजह है कि उसकी कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने कभी नाम तक नहीं दिया। फिल्म हमें यही बताती है कि पहचान कोई मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। पर जब लड़ाई अपने लोगों के लिए हो, तो एक इंसान भी पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। ठीक है, तो भाई बस ये था पेदी मूवी की पूरी कहानी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।